बड़ा दंगल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से। आपसे कुछ ही देर में बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली में चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 12:30 बजे का वक्त दिया गया है जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां मीडिया से साझा होंगी। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बीच ही बिहार में चुनाव करवाने की योजना तैयार की है, इसलिए चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान महामारी से जुड़ी हर एहतियात बरती जाएगी। पोलिंग बूथ पर ज्यादा भीड़ ना जुटे, इसके लिए बूथ की संख्या बढ़ाने के साथ ही मतदाताओं की संख्या कम करने पर भी चुनाव आयोग पहले ही विचार कर चुका है और साथ ही सभी नेताओं और पार्टियों को भी चुनावी रैलियों के दौरान एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरीके से जो पार्टियां हैं वो एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना काल के बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजेगा बिगुल बिहार विधानसभा चुनावों का। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। किसके लिए बड़ी चुनौती है, किन मायनों में यह मुकाबला टफ होगा, ये समझना होगा। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, विक्रांत यादव दिल्ली से, चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ है शेष नारायण सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ है, और हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह। इसके अलावा दिल्ली से नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए क्या अपडेट मिल पा रहा है चुनाव आयोग से? देखिए, सबसे खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी विज्ञान भवन से नहीं होती। लोकसभा चुनाव की घोषणा 2009 की बात करें या 2014 की बात करें या 2019 की, विज्ञान भवन में हुई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव का ऐलान विज्ञान भवन से होगा। बिहार विधानसभा चुनाव और बाकी देश के दूसरे हिस्सों के जो उपचुनाव हैं उनका भी ऐलान आज किया जाएगा। कोरोना की वजह से तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और पिछली बार 5 से 6 चरणों में आमतौर पे बिहार में चुनाव होते हैं, ये माना जा रहा है कि उससे कम चरणों में इस बार चुनाव होगा। अक्टूबर के आखिरी यानी ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास। अमित कुमार भी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि नीरज बता रहे हैं कि कई मायनों में जो तैयारियां हैं वो इस बार अलग होने वाली होंगी। इस बार की तैयारियां, अगर बिहार में, क्योंकि आप मौजूद है, पटना में आप मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ जो तैयारी है वो चुनाव को लेकर के कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 फेज में ये चुनाव होगा। तमाम राजनीतिक दल जो है, जैसे उन तक ये बात पहुँची है कि चुनाव जो है उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, तो उसको लेकर के गहमागहमी बढ़ गई है। अमित, आपके पीछे शायद कुछ नारेबाजी हो रही है, जरा जानकारी दें दर्शकों को, आखिर किस तरीके की नारेबाजी है? देखिए, ये नारेबाजी जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नारेबाजी जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो आज किसान बिल का विरोध करने थे। जो है वो जो है स्टीयरिंग संभाले हुए हैं। प्रताप यादव जो हैं लालू के बड़े बेटे, वो जो हैं ऊपर बैठे हुए हैं। तो किसान बिल का ये आरजेडी आज विरोध कर रही थी, लेकिन इस बीच जैसे ही इन लोगों को जानकारी मिली कि आज चुनाव तारीख का ऐलान हो सकता है, अधिसूचना जारी हो सकती है, उसके बाद सीधे तौर पे शिवानंद तिवारी जो हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चुनाव को हम कराना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चुनाव अगर तारीख का ऐलान करती है राज्य सरकार, तो हम जो हैं चुनाव में जाने को तैयार हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तेज प्रताप यादव हैं, इनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं। तेज प्रताप जी। ठीक है, अमित आएंगे आपके
आपके पास ये तस्वीरें देखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि आरजेडी की तरफ से किसानों के मुद्दे पर हो रहा है प्रदर्शन। विक्रांत दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव, विक्रांत आएंगे आपके पास, अमित आपके पास आ रहे हैं। एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद तारीखों का ऐलान और उससे पहले किस तरीके से प्रदर्शन आरजेडी की तरफ से। अमित आएंगे आपके पास, चंद्रमोहन आपके पास इस बीच की अपडेट। बिल्कुल, देखिए आरजेडी ऑफिस के बाहर अभी मौजूद हैं और यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान का बात सामने आया है, उसके बाद से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो उमड़ पड़े हैं आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर। हालांकि तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर पहले अपने घर से निकले थे किसान बिल के विरोध को लेकर, और उसके बाद ट्रैक्टर खुद चलाते हुए आरजेडी ऑफिस पहुंचे हैं। हालांकि इस बीच जैसे ही यह बात सामने आई कि आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, उसके बाद यहां पर आरजेडी ऑफिस में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आरजेडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है, और उससे पहले किस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अब से थोड़ी देर बाद जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, जाहिर सी बात है जो पार्टी की तमाम पार्टियों के जो दफ्तर हैं वहां पर गहमा गहमी जरूर बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी ऑफिस पहुंच सकते हैं, तो वहीं बीजेपी ऑफिस में भी तैयारी चल रही है। लेकिन यह तस्वीर आरजेडी ऑफिस की है जहां पर जो तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो आरजेडी ऑफिस है वो पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो वो चुनावी माहौल में तब्दील हो चुका है, और अब से इंतज़ार ये हो रहा है कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तेजस्वी यादव खुद कृषि बिल का विरोध करते हुए यहाँ पार्टी ऑफिस पहुँचे हैं, और उनके साथ तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। तो ये आरजेडी ऑफिस का नज़ारा हमारे साथ मौजूद है शिवानंद तिवारी जी, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए ना, चुनाव की तैयारी तो है ही ना, चुनाव होगा ये एक्सपेक्टेड था, और तारीख जो है इसलिए आज किया जा रहा है ताकि किसानों का जो देश भर में जो का कार्यक्रम। आप लोग क्या चुनाव को लेकर तैयार हैं? एकदम बिल्कुल, पहले से ही फ्रॉम डे वन हम लोग तैयार हैं। तो चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अब पार्टी ऑफिस में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। अभी तेजस्वी यादव ऑफिस में मौजूद हैं, और जो उनके तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद एक मीटिंग भी होनी है। तो आपने साफ तौर पर सुना शिवानंद तिवारी का, जो ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। तो वहीं जो बिहार की तमाम पार्टियां हैं वो भी पिछले कई महीनों से अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, वर्चुअल रैलियां भी हुई, और अब चुनाव के तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तरह से अपनी ओर से अस्वस्थ नजर आ रही हैं, और जैसा कि साफ तौर पर आपने आरजेडी के बिल्कुल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, यानी चुनावों का काउंटडाउन शुरू, तो वहीं पार्टियों में तैयारी को लेकर हलचल भी शुरू। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। शेष नारायण जी, ये हलचल और चुनावों का काउंटडाउन शुरू आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। देखिए, तेजस्वी यादव फार्म के जो कृषि बिल है उसका विरोध कर रहे हैं, उसको मुद्दा बनाने के चक्कर में। जो लोग बिहार को जानते हैं उनको मालूम है कि बिहार में लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, और उसमें उस प्रोविजन जो एग्रीमेंट वाला है वो वहाँ के लैंड ओनर को बहुत सूट करेगा, बाकी बहुत छोटे लैंड वाले लोग।
तो उससे लगता है कि वो दुधारी तलवार है, वो उससे फायदा भी हो सकता है। हरियाणा पंजाब में तो शायद राजनीतिक पार्टियों को उसका विरोध करने में फायदा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उसके खिलाफ जनता को लामबंद किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा, तेजस्वी के साथ उनके भाई साहब जो हैं, उनका बड़ा रोल है, जो कृष्ण लीला करते हैं, और वो उनके अपने परिवार में, और एक बड़ा तबका उन्होंने उनके वैवाहिक कारणों से उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अपनी जाति के लोगों को नाराज कर रखा है। तो जातियों वातियों का जो बात है वो है। दूसरा, तमाम वहाँ पे जो बहुत ही दिल्ली में जिनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा, हम लोग विश्लेषक लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, चिराग पासवान अगर उनके साथ हैं तो बड़े फैक्टर हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन चिराग पासवान का फर्श से वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। और जीतन राम मांझी का हाल आप देख ही चुके हैं। नीतीश ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वहां से आए, वहां जुगाड़ कर रहे हैं। रघुवंश बाबू की डेथ हो चुकी है, वो भी नाराज भी हो गए थे तेजस्वी से। आज जो सबसे बड़ा आदरणीय नेताओं में इनके पास शिवानंद तिवारी हैं। तो कुल मिला के अब ये जो उनकी टीम है अभी जांची परखी नहीं गई है, लालू बाहर हैं, तो तेजस्वी यादव और आरजेडी का मामला। दूसरा, इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुके हैं। अभी चुनाव की घोषणा के लिए पूरा बिहार टेलीविजन से चिपका बैठा है, उसके पहले नरेंद्र मोदी का भाषण होने जा रहा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। तो उनकी जो सिस्टमेटिक तैयारी है, उसके बदले उनका जो अभी वो ट्रैक्टर से विरोध करने जा रहे थे, वहां आ गए। जी, तो कुल मिला के इसी सवाल पर हम आना चाह रहे थे। ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए सवाल वही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक संदेश जाहिर है बिहार के लिए भी होगा। बिहार चुनाव की तारीखों का भी ऐलान है। इस संबोधन को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कितना महत्वपूर्ण संबोधन होने वाला है? निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण संबोधन होने वाला है, क्योंकि ध्यान रखें कि बिहार के जो ये चुनाव हो रहे हैं, भले ही बिहार के चुनाव हो, लेकिन इसमें मोदी सबसे बड़े फैक्टर होंगे। आप ध्यान रखें कि अभी थोड़ी देर पहले जब शेष नारायण जी कह रहे थे कि किस तरीके से चीन का मुद्दा भी इन चुनाव में रहेगा, और आप ध्यान रखें कि बिहार की जो जनता है वह बहुत ही सेंसिटिव है, राजनीतिक तौर पर बहुत ही जागरूक है। तो सिर्फ जो है राज्य के अपने डेवलपमेंट्स नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है उस पर भी बिहार के लोगों की बड़ी निगाह रहती है। उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मौका है प्रधानमंत्री मोदी के पास, वो दीनदयाल उपाध्याय वाले कार्यक्रम के जरिए वो पूरे कार्यकर्ताओं को गैल्वेनाइज करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें कि इस बार जो है बिहार में जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वह बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में एक साथ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की है, पहली बार हो रहा है जब जेडीयू के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तो ध्यान रखें कि सबसे बड़े जो है कैंपेनर नरेंद्र मोदी हैं, लगातार बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आपने देखा पिछले एक हफ्ते लगातार बिहार के लिए कार्यक्रमों, योजनाओं, घोषणाओं की झड़ी लगा दी। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं जो कि बिहार का चेहरा बदल सकती हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का एड्रेस है वो भी चुनाव की घोषणा के ठीक पहले काफी बड़ा फैक्टर रहने वाला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखें कि हमेशा सुशील मोदी कहते हैं कि बिहार में जो त्रिकोण है, अगर दो कोण एक साथ मिल जाएं, जो कि इस बार जेडीयू और बीजेपी के तरफ जो बात दिख रही है, क्योंकि आरजेडी इस बार तीसरा कोण होगी, तो दो कोण जब भी मिलते हैं बिहार के चुनाव में, जो भी पार्टी इन दो कोण के साथ रहती है, गठबंधन रहता है, वो जीता है। बिहार में इसी तरह के संकेत इस बार भी हैं। इस तरह के संकेत भी अमिताभ जी क्या इस बार भी हैं? बिल्कुल, इस बार हम लोग तो चर्चा यही कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक लीड ले ली है, बीजेपी एनडीए ने। और एक चीज़ तो फॉर्मूला है जो हमें बताया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर जेडीयू की सीटें कम भी होती है तब भी बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम के रूप में स्वीकार करेगी, जैसे 2015 में आरजेडी ने स्वीकार किया था। तो ये चीज़ तो साफ है कि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन अभी बरकरार रखना है, और जेडीयू बीजेपी अगर मिलते हैं तो एक लिथल कॉम्बिनेशन सिर्फ लीडरशिप का ही नहीं होता है, एक कास्ट का भी होता है। जातिगत समीकरण भी ऐसे साथ बैठते हैं कि लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आरजेडी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर साथ आगे बढ़ती है, और अगर बीजेपी फॉरवर्ड कास्ट और कुछ मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के साथ आगे बढ़ती है, तो एक दो जातियों का और मिलना कम से कम जातिगत समीकरण में भी बीजेपी और एनडीए को काफी आगे कर देता है। और मुझे लगता है कि इस समीकरण में भी बीजेपी थोड़ा भारी पड़ने जा रही है इस बार फिर से। विक्रांत, लेकिन शेष नारायण जी, जिस तरीके से अमिताभ जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है वो भी एक फैक्टर रहेगा यहाँ पर, लेकिन शेष नारायण जी कह रहे हैं कि इस बार उतना बड़ा फैक्टर जातीय समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि जो नेशनल मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं बजाय इसके लोकल इश्यूज के। तो क्या जातीय समीकरण भी एक फैक्टर रह सकता है? मुझे बोलना है।
विक्रांत आएंगे आपके पास। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि आप पटना में हैं, वहां की तमाम चीजों को आपने बड़ी नजदीकी के साथ देखा है। इस बार किस तरह के मुद्दे हावी हो सकते हैं, किस तरह के मुद्दों पर होगा चुनाव? क्योंकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि नेशनल इश्यूज इस बार हावी रहने वाले हैं, बजाय इसके कि लोकल इश्यूज पर जनता वोट करे। देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार में जो चुनाव है वो लोकल इशू पर ही लड़े जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार कोरोना का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और किसानों का मुद्दा ये ज़रूर बिहार में इस बार हावी रहेगा। क्योंकि जब से कोरोना की बात सामने आई है उसके बाद से तेजस्वी यादव हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं सरकार के ऊपर। तो वहीं जो केंद्र सरकार की ओर से काम किए गए हैं, लोगों को राहत पहुँचाए गए हैं, और साथ ही जब बाढ़ आया था उस समय लोगों को किस तरह से राहत पहुँचाया गया, जो बाहर से चलकर बिहार तक पहुंचे थे उनको किस तरह से राहत पहुंचाया गया था, इसको लेकर जरूर जो एनडीए है उसको भुनाने की कोशिश करेगी। तो इस बार का जो मुद्दा है वो साफ तौर पर जो आरजेडी की ओर से रहेगा, वो शुरू से ही ये कहा जाता रहा है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना काल में जो सरकार ने की नाकामियां है, उसको तेजस्वी यादव हमेशा बताते रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो एनडीए है उनका यह कहना है कि जो केंद्र सरकार की ओर से काम किए गए, लोगों को राहत पहुंचाए गए, और साथ ही जो बिहार में काम किए गए हैं वो साफ तौर पर, चाहे वो आपको डेवलपमेंट का काम हो, लोगों के नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, या फिर घर घर तक इंटरनेट पहुंचाने की बात हो, ये सब मुद्दे ज़रूर इस बार हावी रहेंगे। हालांकि अब सब पार्टियां सीधे तौर पर इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद आगे का क्या रुख होता है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, आरजेडी ऑफिस में ये नारे लग रहे हैं, और जब से चुनाव के तारीखों के ऐलान की बात सामने आई है उसके बाद से यह पार्टी ऑफिस जो है उसमें सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता और नेता के साथ बैठकर अंदर में मंथन कर रहे हैं और वक्त का इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होगा। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के समर्थक हैं तो जाहिर सी बात है उनके पक्ष में नारे लगाएंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लोगों को संबोधित करें। तो अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, और न सिर्फ आरजेडी ऑफिस बल्कि धीरे धीरे जो तमाम पार्टियां हैं, पार्टी ऑफिस है, वहाँ पर सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। क्योंकि जब से यह बात सामने आई थी कि बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने पार्टी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर पहले किसान बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे थे और पार्टी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। ये पार्टी ऑफिस के, आरजेडी के ऑफिस के अंदर का यह नज़ारा था, लेकिन हम बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर में काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ठीक है आएंगे चंद्रमोहन आपके पास जब तेजस्वी यादव आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर डिटेल लेंगे। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी बताया। कृषि बिल के खिलाफ आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल तेजस्वी ने नीतीश पर हर बात में यू टर्न लेने का आरोप लगाया, और साथ ही बिहार में पहले से ही न्यूनतम समर्थन खत्म करने का आरोप भी लगाया गया। सुनिए तेजस्वी यादव ने कहा क्या। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं है न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है, खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया है। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यू टर्न मार रहे हैं, अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से फेलियर है।
आपको बता दें अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा और इसके बाद जेडीयू ने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही जेडीयू ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जिसका आज चुनाव आयोग करेगा ऐलान, लेकिन उससे पहले जेडीयू क्या दावा कर रही है जरा वो भी सुनिए। हम लोग पहले से तैयार हैं, जंग में के मैदान में हम लोग पहले से तैयार है। घोषणा करना चुनाव आयोग का दायित्व है और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में जाएंगे, फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तैयार तैयार। देखिए लोकतंत्र में पार्टी का अलग अलग पार्टी है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब पार्टी तैयार है। तो सबके अपने अपने दावे, उधर आरजेडी कह रही है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं जेडीयू का भी यही दावा है कि उन्हें ही जीत मिलेगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। नीरज हमारे सहयोगी लगातार चुनाव आयोग के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कितनी बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने इस बार होगी, किस तरीके की गाइडलाइंस, क्योंकि कोरोना का दौर है और ऐसे में कई तरह की एहतियात बरतने के लिए पहले से ही पार्टियों को कहा गया है। किस तरह के निर्देश, किस तरह की गाइडलाइंस आज चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जारी हो सकती है? देखिए गाइडलाइंस पहले जारी किया जा चुका है। चुनाव आयोग से हमारी बातचीत हुई है वहां के अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि 5 से अधिक डोर टू डोर कैंपेन जब उम्मीदवारों का होगा तो 5 से अधिक लोग उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे, इंक्लूडिंग जो उम्मीदवार होंगे। दूसरी अहम बात की 2 लोग और 2 गाड़ियों के साथ ही नामांकन के लिए आप नामांकन के लिए जा सकेंगे। मतगणना जब होगी तो एक हॉल में 7 या 8 टेबल नहीं होंगे। एक विधानसभा की मतगणना 3 से 4 अलग अलग हॉल में होगी। एक लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, अब से थोड़ी देर पहले अमिताभ जी और ब्रजेश जी जिक्र कर रहे थे जेडीयू बीजेपी का, एलजेपी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि एलजेपी की तरफ से बार बार संकेत दिया जा रहा है कि 143 सीटों पे वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और जेडीयू के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं और खुद चिराग पासवान भी मैदान में हो सकते हैं। तो उसकी भूमिका क्या होगी बिहार के विधानसभा चुनाव में? ब्रजेश जी, जो बात नीरज कह रहे हैं उसके मायने क्या? देखिए, जहां तक चिराग का सवाल है, चिराग के बयान जो है सो काफी बड़बोले हैं। आप ध्यान रखिए, पिछली बार का रिकॉर्ड देखिए ना, पिछली बार बीजेपी के साथ चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था। एलजेपी जो है सो 41 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और नतीजा क्या रहा था, सिर्फ 2 सीटें जीती थी। इसके पहले भी जब चुनाव हुए हैं एलजेपी, आप ध्यान रखिए, अपने आप में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। चिराग पासवान के मंसूबे हो सकते हैं, उनके मन में हो सकता है, लड्डू फूट सकते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक तो पासवान जो कास्ट बेस है, एक बहुत ही छोटा कास्ट बेस है, 5% का कास्ट बेस है। दूसरा, उनके पास और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर वो जो है किसी भी किस्म का बड़ा समर्थन लेकर आ सके। तो चिराग पासवान निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि नीतीश कुमार के सामने जो भी बयानबाजी करते रहे हो, चिराग पासवान की अपने आप में अकेले की, उनकी पार्टी की ऐसी कोई औकात नहीं कि बिहार में कोई बड़ा चेंज ला सके। आप ध्यान रखें कि बहुत पहले पासवान जब बिल्कुल बहुत मजबूत थे तब सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे, लेकिन उसी साल जो दूसरे चुनाव हुए उसमें पासवान हवा हो गए। तो सीनियर पासवान को इस बात का भली भांति अंदाजा था। चिराग पासवान युवा है, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वह जाकर जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में ही जो बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो एनडीए जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही आएंगे। उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकते। उनकी काट के लिए ऑलरेडी मांझी को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा रखा है। यानी महज सिर्फ हवाबाजी। इस सबके बीच ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही इन बड़े चेहरे, जो चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन बड़े चेहरों पर सभी की नजरें होंगी। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी पार्टियों के अच्छे और बुरे प्रदर्शन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर अपनी पार्टी जेडीयू को जीत दिलाकर सत्ता में बने रहने का दबाव है, तो बीजेपी को अपनी ही सहयोगी जेडीयू से अच्छा प्रदर्शन करके सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को और मजबूत करने का। उधर बिना लालू के करिश्मे के तेजस्वी यादव पर आरजेडी के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा पर भी अपनी अपनी पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। ये वो तमाम बड़े चेहरे जिनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जी जान से जुट जाएं। हालांकि जो तमाम नेता वो तो यही कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर लगातार उनकी तैयारियां पहले से चल रही थी और अब वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये वो बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं जिनकी प्रतिष्ठा भी इस बार चुनाव में दांव पर लगी हुई है। एक तरफ सुशील मोदी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, एलजेपी के चिराग पासवान, तो वहीं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव, इन सभी की होगी अग्नि परीक्षा, क्योंकि इन सभी पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी पार्टी को बेहतर प्रदर्शन
करने के लिए माहौल तैयार कर सके। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी, यानी पार्टी का जो प्रदर्शन है उसकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही अपनी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। नीतीश कुमार 15 साल का कार्यकाल और एक बार फिर से जीत दिलाने की इन पर जिम्मेदारी होगी। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। आप क्योंकि लगातार वहां पर बने हुए हैं, अब चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन बहुत पहले से उन तैयारियों को जमीनी स्तर पर आपने देखा। दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं सभी की तरफ से, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखिए, आप सीधे तौर पर पार्टी के नेताओं को इस बात को लेकर इंतजार है कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है और कब कितने चरणों में चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले जैसे ही यह बात सामने आई है कि चुनाव आयोग की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद से पार्टी ऑफिस में गहमागहमी बढ़ी हुई है और तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर पहले ट्रैक्टर लेकर किसान विरोधी बिल को लेकर सड़क पर उतरे थे, खुद ट्रैक्टर चलाते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से कि चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई है और उसके बाद से पार्टी ऑफिस में गहमागहमी बढ़ी हुई है और सैकड़ों की संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और उसके साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद यह जानकारी सामने आएगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब अपने पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनाव की तैयारी को लेकर आज से 2 दिन पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 से 5 घंटे रात 9 बजे तक पार्टी ऑफिस में आकर बैठ रहे हैं, लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और वहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं अपने पार्टी ऑफिस, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरजेडी ऑफिस के बाहर का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहां पर झंडा, बैनर और पोस्टर लेकर यहां पर पहुंचे हैं आरजेडी ऑफिस के बाहर। तो वहीं जो आरजेडी के नेता जिनके चेहरे पर चुनाव आरजेडी लड़ने की तैयारी में है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अब गहमागहमी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तेजस्वी क्या कहते हैं? तेजस्वी क्या कहते हैं? चंद्रमोहन आएंगे आपके पास, आप लगातार वहां पर बने रहिए। शेष नारायण जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने ये कहा था कि इस बार जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हावी रहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में, तो फिर आरजेडी जो रैली कर रही है, जो माहौल तैयार कर रही है, उसके मायने का क्या है? किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा? नहीं, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और बाढ़ की मिसहैंडलिंग का। नीतीश कुमार, आप वहां पे सड़कों पे पानी, हम नाव में चले, हम बिहार में, हम ही पटना में कोरोना के पहले वहां से बाढ़ आई थी तो हम गए थे पिछले साल, तो बाढ़ की स्थिति वहाँ मिसहैंडलिंग हुई है, ये सारी बातें हैं। अब देखना केवल ये है जो इश्यूज हैं इलेक्शन में कि क्या जो नेशनल मुद्दे हैं, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, और जो इमोशनल मुद्दे हैं जैसे चीन का मुद्दा है और सुशांत राजपूत का, अब इसको लोग अभी कम करके आंक रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो कह रहे हैं एलानिया, न भूलेंगे न भूलने देंगे। तो वो ये मुद्दे भी वहां पे बिहारी प्राइवेट के भी आने वाले हैं और अब उसमें देखना ये है कि उसको कौन कैसे हैंडल करता है। अगर बेरोजगारी के मुद्दे को या कृषि को उन्होंने साबित कर दिया कि इससे खेती वाले बिल से नुकसान होगा, बाढ़ को नीतीश हैंडल नहीं कर सके, ये ठीक से नहीं कर सके, वो डोमिनेंट हो गए। लेकिन जितना हम बिहार को जानते हैं, ये लालू यादव का काम है, ये लालू यादव ये काम कर सकते हैं, उसी पे फोकस रखें। पिछले चुनाव में 2015 का याद है, भागवत ने कुछ कह दिया था, रिजर्वेशन रखते रहे प्रो, जहाँ पे सबसे बड़ी आबादी प्रो रिजर्वेशन लोगों की है और कोई बात ही नहीं आने दी लालू ने। तो क्या ऐसा ये कर पाएंगे? तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि नीतीश कुमार पिछली बार उनके साथ थे, लालू के साथ थे, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के एम्बिशियस थे। आज वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की कृपा पे एक तरह से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव होने जा रहा है। और इसमें अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का इतने 6-7 साल का जो कार्यकाल है ये, और इसमें जो कुछ भी उन्होंने किया है, तमाम चीजें, अब तमाम उल्टी चीजें भी की, जैसे कोरोना में जो मजदूरों का मूवमेंट हुआ वो मिसहैंडल हुआ, इसमें किसी को दो राय नहीं, लेकिन उसकी आज चर्चा नहीं होती। बम्बई से लाखों की संख्या में लोग आए हैं, पैदल तमाम लोग आए हैं, उनका जिक्र नहीं होता। बम्बई का जिक्र होता है तो उसी का जिक्र होता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब जब तक चुनाव होगा, अब आप देखते रहिए, नवरात्रि आ रहा है, तमाम मंदिर के इश्यूज, धार्मिक इश्यूज शुरू हो जाएंगे, और जो माहौल है
उस सब ठीक में है मिला शेष जी। के हमने ब्रजेश जी, 20 बार आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात शेष नारायण जी कह रहे हैं? एक बड़ी बात भी उन्होंने कही कि सुशांत का मुद्दा अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता सुशांत के मसले पर बोले और जिस तरीके से बिहार की सरकार ने खुद महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बाकायदा पुलिस की टीम वहां पर भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या यह मुद्दा इस चुनाव में काम आने वाला है, इस चुनाव में कहीं एग्जिस्ट करता है? देखिए, ये भी एक पहलू होगा, क्योंकि ध्यान रखें कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत नहीं, अभी राज्यसभा में जब आपने देखा कि जिस तरीके से हरिवंश जो कि उपसभापति है और उन पर जो विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से उनके खिलाफ हल्ला गुल्ला किया, यहाँ तक कि उनके पास जाकर कागज फाड़े मारने की कोशिश की गई, उसको भी जेडीयू और बीजेपी ने काफी बड़े पैमाने पर उठाया। तो इमोशंस एक तरफ है, दूसरी तरफ आप प्रॉमिसेस देखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 दिनों में लगातार बिहार के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब हुआ है। तो एक पॉजिटिव एजेंडा है, इमोशन है, और उसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि 15 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल नीतीश कुमार के, जो कि बीजेपी के साथ मोटे तौर पर रहा, और लालू यादव के 15 साल। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता, आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्रधानमंत्री मोदी बनाम तेजस्वी या नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी करने जाएंगे, हमेशा जो है वो मुकाबला जो है एक तरफा होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जहां तक हम तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी के आज के बयान को देखें, अगर आप नीतीश कुमार को ये कहें कि नीतीश कुमार अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार कुछ संजीदा लोगों में से हैं, पढ़े लिखे लोगों में से हैं। तो तेजस्वी को अपने वाणी विलास पर काबू रखना होगा, और दूसरी तरफ जो इमोशंस हैं, जो विकास है, जो प्रॉमिसेस हैं, साथ में जो है लालू का जो कुशासन रहा है, इन तमाम मिक्स को लेकर बीजेपी की अगुवाई में एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए वहां पर जाएगा लोगों के बीच, और नीतीश कुमार का चेहरा सामने होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एनडीए में इस बात पर बहुत सहमति है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के जो सो चेहरे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। लेकिन क्या ये बीजेपी की कृपा है? क्योंकि जैसी बात शेष नारायण जी ने कही कि बीजेपी की कृपा पर इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। विक्रांत, आपके पास आते हो, क्योंकि आपने भी बिहार चुनाव पहले भी कवर किए हैं, आप लगातार इन तमाम चीजों को बारीकी से देखते रहे हैं। आपकी नजर में क्या लगता है कि इस बार चुनाव का कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है? एक तरफ इमोशंस भी हैं, दूसरी तरफ प्रॉमिसेस भी हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार की दोनों जो स्थानीय पार्टी थी, जेडीयू और आरजेडी, वो बिहार में हमेशा मेजर प्लेयर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में तेजी से सारे समीकरण बदल गए हैं। जो नीतीश कुमार लगातार अपने सहयोगियों को अपने पीठ पीछे रखते थे, यानी हमेशा नीतीश कुमार आगे रहते थे और उनके पीछे उनका जो सहयोगी होता था वो छोटा होता था। चाहे आरजेडी मजबूत पार्टी थी, जब आरजेडी से गठबंधन हुआ, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार का बना। अब भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन गई है और नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि बिना बीजेपी के और प्रधानमंत्री के चेहरे के उनके लिए बिहार के चुनाव में कोई स्थिति नहीं बन सकती कि वो चुनाव को किसी तरीके से झेल सके। इसी कारण जेडीयू के पोस्टर्स पे प्रधानमंत्री का चेहरा दिख रहा है, और अब ये बात कहीं दो राय नहीं है कि ये पहला चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी शख्सियत रहेंगे। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा, लालू यादव मैदान में थे। लालू यादव हर रैली में जाते थे, छोटी छोटी रैली में, और जेब में से पुस्तक निकाल करके दिखाते थे कि अगर बीजेपी वाले सत्ता में आए तो ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। लालू यादव का जो कनेक्ट था, जो कम्युनिकेशन वो अपनी जनता के साथ करते थे, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी में मिसिंग है। और इस साल तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके पास ना तो यानी विरोधी पार्टियों की कमजोरी, विरोधी पार्टियों की कमजोरी कहीं ना कहीं जो सत्तासीन दल हैं, चाहे बात बीजेपी की हो, जेडीयू की हो, उनको बढ़त दिलाती हुई फिलहाल दिखाई देती है। हालांकि अभी चुनाव होंगे, ये पहले का आकलन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस सबके बीच आपको बता दें कि बिहार चुनाव पर यह सबसे बड़ा दंगल लगातार जारी है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।